Hello students, welcome to the class 8 subject science. In the last video we have learned the crop production and types of crops. Today we are going to learn the agriculture practices in details. So in that process, first is preparation of soil. This is the first steps in raising a crops. Preparation of soil, ज़मीन को बनाना, फसल योग्य बनाना, यह पहला स्टेप्स है क्रॉप को रेज करने का, फसल को उगाने का. वी नो दैट द टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर इन ऑफ द सॉइल. हमें पता है कि जो ऊपरी सतह है वो सबसे उपजाऊ सतह है ज़मीन की. इट हैज़ टू बी लूजन एंड aerated so that the roots are able to penetrate deeper. उस सॉइल को जो है वो उसको ढीला करना पड़ता है जिससे उसमें गैस भर सके एंड जिसके कारण जो फसल की जड़ें हैं वे अंदर तक जा सकें. दिस प्रोसेस ऑफ लूसनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लॉइंग एंड टीलिंग. जो ये प्रोसेस है ज़मीन को ढीला करने का उसे हम जुताई कहते हैं. दिस इज़ डन बाय द वुडन और आयरन प्लॉज. यह कार्य या तो लकड़ी या तो लोहे के हल द्वारा किया जाता है. प्लॉइंग इज़ अ बिगर फील्ड in bigger field is done by using tractor driven cultivators. वे जो जुताई का कार्य है बड़े फील्ड में, बड़ी खेत में वो ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, ट्रैक्टरों से किया जाता है. वेयर एज स्मॉल फील्ड, जबकि छोटे खेतों में एनिमल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जानवरों को इस कार्य के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट प्लॉजिंग इज डन ऑन ड्राई लैंड. Then afterwards large soil lumps are further broken down into small pieces using a wooden or iron plank. पहले तो सूखी ज़मीन की जुताई की जाती है. उसके बाद जो है जो ढेर होती है सॉइल की, जो ढेर लग जाती है जुताई के बाद, जो उसके बड़े बड़े मिट्टी के ढेर रहते हैं उनको हेंगा के जरिए या फिर पटरा के जरिए उसको ब्रोक किया जाता है, उनको फर्दर ब्रोक किया जाता है इनटू प्लैंक. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग. इसे समतल करने का कार्य कहते हैं. इससे ज़मीन को समतल किया जाता है. आफ्टर प्लॉइंग द सॉइल इज़ लेवल्ड. जब जुताई के बाद ज़मीन लेवल हो जाती है, समतल हो जाती है, एंड फरोज आर मेड, हल रेखा बनाई जाती है. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर ज़मीन ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉजिंग, तो उसे पानी की ज़रूरत होती है जुताई के पहले. द प्लॉड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. जो जुताई की ज़मीन है वो बड़े भागों में होती है, बड़े भाग होते हैं, उसको कहते हैं हम क्रम्स कहते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ अ प्लैंक. ठीक है. इनको जो है ब्रेक करना रहता है. जो बड़े बड़े क्रम्स रहते हैं, जो बड़े बड़े क्रम्स निकलते हैं जुताई के बाद, उनको ब्रेक करने के लिए हमें पटरे की या हेंगा की ज़रूरत पड़ती है. द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस. द खेती जो है वो लेवल की जाती है बीज की रुपाई के लिए और सिंचाई के लिए. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. जो लेवल करने का कार्य है ज़मीन का, उसको लेवलर के जरिए किया जाता है. नाउ द समटाइम्स
मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। बिफोर टिलिंग मतलब जुताई के पहले। समटाइम्स जो खाद होती है वो जुताई के पहले ही मिला दी जाती है। इट दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ये प्रोसेस जो है इससे ज़मीन में जो खाद का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से होता है। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग इज़ कैरिड आउट। उसके बाद सॉइल को वाटरिंग का भी कार्य किया जाता है, उसको नमी दी जाती है। एडवांटेज ऑफ प्लॉजिंग एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल्स। अब हम देखते हैं कि प्लॉजिंग एंड लेवलिंग जो सॉइल हम जुताई और समतल करते हैं उसके उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट, लूज सॉइल अलाउज इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। पहला कार्य होता है कि जो ज़मीन ढीली होती है, जुताई के बाद ज़मीन ढीली होती है, उससे जो है जो रूट्स हैं पौधों के वे अंदर तक जाने में उनको आसानी होती है। इट लेट्स एयर एंड वाटर परकुलेट वेरी इजीली। ये ज़मीन के अंदर हवा और पानी का जो रिसाव होता है, जो उसका खींचना होता है, रिसाव होता है, फैलना होता है, वो आसानी से होता है। इट हेल्प्स इन टर्निंग द सॉइल इनसाइड आउट सो दैट इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विल टेक प्लेस। ये जो है ज़मीन ज़मीन को अंदर बाहर करता है, मिट्टी को अंदर बाहर करता है, जिसके ज़रिए जो पोषक तत्व हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फैलाव भी अच्छी तरह से हो जाता है, उनका विस्तार भी अच्छी तरह से हो जाता है। नाउ लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज इजी मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो लूजनिंग जो ज़मीन का ढीलापन होता है उससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो उर्वरक हैं, वो अच्छी तरह से मिल जाते हैं। लेवलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशंस। लेवल करना, जो समतल करने का कार्य है, उससे ज़मीन का कटाव रुकता है। लेवलिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉजिंग एंड हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशंस ऑफ द लैंड। लेवलिंग करने से जो वाटर लॉजिंग का खतरा है, जो पानी के जमने का जमाव का खतरा है, वो कम हो जाता है और सिंचाई की सुविधा जो होती है वो लैंड की बढ़ जाती है। द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स यूज टू प्लॉइंग आर प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर्स। एग्रीकल्चर के जो औजार हैं, इम्प्लीमेंट्स, सामग्री है, एग्रीकल्चर मतलब खेती करने की जो सामग्री है या जो औजार हैं वो जुताई के लिए और जुताई के लिए होते हैं। जैसे कि कुदाल है, फरसा है और ज़मीन जोतने के यंत्र हैं, ये सब हैं। उसमें हम आपको देखते हैं प्लॉ। फर्स्ट प्लॉ, अ प्लॉ इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होता है जो हल होता है वो या तो लकड़ी का बना होता है या लोहे का बना होता है। इट इज़ ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स। जिसको जो चलाया जाता है या तो बैलों की जोड़ों के साथ में या अदर एनिमल्स और जानवर जैसे घोड़े या ऊँट के जरिए भी चलाया जाता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेयर प्लाउसेयर। तो क्लोजर, ये जो इसके पास इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर लोहे की त्रिकोणीय स्ट्रिप होती है जिसको हल का यंत्र कहते हैं। प्लाउशेयर इज इट्स मेन पार्ट विच हैज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड whereas a handle at one end and the shaft and the other end is attached to a beam। जो हल का यंत्र है उसमें एक तरफ तो लंबी हुंडी होती है जो जिसको हाथ से पकड़ा जाता है वन एंड शाफ्ट में, और दूसरा जो होता है वो उसका डंडी का किरण होता है जहाँ पे वो प्लॉच लगा होता है। ओके, नाउ हो इज़ अ सिंपल यूज ऑफ रिमूविंग weeds and for loosening soil।
हो जो है एक नॉर्मल सा हथियार है, जैसे कुदाल है। ओके, कुदाल या फरसा है जो ज़मीन को ढीला करने के लिए एंड घास फूस को निकालने के काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। उसमें एक लंबी लोहे की या लकड़ी की छड़ी लगी होती है। नाउ कल्टीवेटर नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। अब के दिनों में जो प्लॉइंग का काम है, जुताई का काम है, वो ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। द ओल्ड सिग्नल प्लो आर रिप्लेस्ड बाय द सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स कॉल्ड कल्टीवेटर्स विच कैन बी अटैच विद द ट्रैक्टर। नाउ जो पुरानी पद्धति है हल चलाने की, वो अब सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स, कई सारे ब्लेड्स के ब्लेड लगे होते हैं, चेंज हो चुकी है। नाउ अटैच विद द डॉक्टर ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। दीज आर एफिशिएंट एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर टू ग्रेट एक्सटेंट। ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही किफ़ायती है और मैनुअल लेबर को रिड्यूस करने के लिए, मैनुअल लेबर को रिड्यूस करने के लिए एक काफ़ी हद तक इसने कम किया है। नाउ सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड्स। सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब सोइंग ऑफ सीड्स, अब हम बीजों की रुपाई कैसे करते हैं। नाउ रुपाई कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जो प्रोसेस है सीड्स को ज़मीन में डालने का, उसको हम सोइंग कहते हैं। करेक्ट, बुआई का कार्य कहते हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बीज बुआई के पहले अच्छी क्वालिटी के बीज जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। वाइल सेलेक्टिंग सीड्स अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस आर टेकन। एक बहुत मात्रा में प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। ओनली क्लीन हेल्थी डिसीज फ्री सीड्स शुड बी सेलेक्टेड। केवल साफ सुथरा, स्वस्थ और बीमारी से मुक्त बीज ही सेलेक्ट किए जाते हैं। सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद द फंगीसाइड्स। सीड्स को, जो बीज हैं उनको बीज कीटाणु रोधक, फंगल रोधक दवाओं से छिड़का जाता है। व्हेन द शोइंग ऑफ सीड इज डन द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। जब बुआई का कार्य हो जाता है, बीजों की बुआई का कार्य हो जाता है, तो नीचे दिए गए प्रिकॉशंस को हमें लेने पड़ते हैं। फर्स्ट, द सीड शुड बी ऑफ हाई यील्ड वैरायटी, हेल्थी एंड डिसीज रेसिस्टेंस। जो बीज है वो हाई वैरायटी के होने चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए और बीमारियों से मुक्त होने चाहिए। द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। जो बीजों की बुआई है वो उचित गहराई में होनी चाहिए। इट शोन डीप, देन द सीड्स विल नॉट get sufficient oxygen for respirations and their shoots may not be able to come out from the greater depth। अगर उनकी बीजों की गहराई ज़्यादा हो जाती है तो उनको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ होगी, जिससे उनका अंकुर ऊंचाई तक नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इफ़ सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल देन दे विल बी ईटन बाय द बर्ड्स। और अगर जो बीज हैं वो काफ़ी ऊपर ही रह जाते हैं तो उनको पक्षी वगैरह खा सकते हैं। द सॉइल शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर, अदरवाइज सीड्स विल नॉट बी जर्मिनेट प्रॉपरली। जो ज़मीन है उसकी मॉइस्चर, जो उसकी नमी है, वो उचित मात्रा में होनी चाहिए जिससे उसका उगना, अदरवाइज सीड्स विल नॉट बी गेट जर्मिनेट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बीज है उसके अंकुर प्रॉपरली, पूरी अच्छी तरह से नहीं निकल पाएंगे। देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स। बीजों के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, वो उचित मात्रा में होनी चाहिए। इफ़ द स्पेसिंग इज़ टू लिटिल
अगर स्पेस कम है देन द सीडलिंग विल नॉट बी गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स, तो पौधे जो है वो उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त करेंगे। सनलाइट एंड स्पेस टू ग्रो, पोषक तत्व, सूर्य प्रकाश और जगह उचित मात्रा में नहीं प्राप्त करेंगे अपने विकास के लिए। एंड इफ़ द स्पेसिंग इज़ टू लार्ज, और अगर स्पेस ज़्यादा है देन द प्रोडक्शन बिकम्स लो एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड स्पेस इज़ वेस्टेड, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में जो खेती की ज़मीन है वो वेस्ट हो जाएगी। नाउ टाइम एंड डेप्थ ऑफ सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट। जो समय है और जो डेप्थ है, जो गहराई है बीजों के बुआई की, वो उचित मात्रा में होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ग्रोथ एंड गुड यील्ड ऑफ क्रॉप, एक पौधे की ग्रोथ के लिए और अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन के लिए। नाउ द टाइम वेरीज विद द सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। जो समय है वो अलग अलग होता है सीज़न के हिसाब से सिंचाई के लिए। चालो और डीप सोज रिजल्ट इन लेजर प्लांट पॉपुलेशंस। चालो और डीप सोज result in lesser plant population as all the seeds do not germinate। अगर हम ज़्यादा गहराई मात्रा में पौधों को लगाते हैं तो जो पौधे हैं वो उचित मात्रा में नहीं उग पाएंगे। द क्रॉप शोज अनइवन स्प्रेड ऑफ प्लांट्स, फसल है वो अनइवन होगी, उसके स्प्रेड जो है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा होगी, विथ लार्ज नंबर ऑफ गैप्स, और ज़्यादा गैप होंगे। एंड सीरियस वीड प्रॉब्लम, और घासों की भी सबसे ज़्यादा दिक्कत उस समय होने वाली है। नाउ मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। अब बीजों की बुआई के लिए जो मेथड हैं हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है मैनुअली बाय यूजिंग हैंड्स, तो एक सबसे मेन जो अब तक चलता रहा है पुराने समय में वो मैनुअली है। नाउ सेकेंड इज़ मैकेनिकली बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, और दूसरा है मैकेनिकली जो मशीन के द्वारा किया जाता है बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, जो बीजों की बुआई के लिए यंत्र यूज़ किए जाते हैं। नाउ मैनुअली सीड्स आर स्कैटर्ड बाय हैंड्स एंड इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अगर बीजों की रुपाई हाथों द्वारा की जाती है तो उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इन दिस मेथड द सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय द फार्मर इन स्टैंडिंग पोजिशंस। इस मेथड में फार्मर सीड्स बीजों की बुआई करता है स्टैंडिंग पोजिशन, खड़े होकर फील्ड में बुआई करता है। सेकेंड मैकेनिकल, अ सीड ड्रिल हैज़ funnel shaped opening leading to long tubes, and these tubes are attached to a plow. Seeds are put into the funnel. इस मैकेनिकली मेथड में क्या होता है, एक सीड ड्रिल होती है जो फ्यूनल शेप्ड, जो एक फ्यूनल शेप की चोंगे जैसी होती है, जो नली जैसी होती है, बनी होती है, नली के आकार की होती है, जिसमें ट्यूब लगे होते हैं और उसमें ही वो हल के साथ अटैच होती है। सीड्स आर पुट इन द फ्यूनल, जो बीज है उस चोंगे में या नली में रखे जाते हैं। एज द प्लॉ मेक्स फ्रोज इन द सॉइल, हल रेखा खींचता है, जैसे ही जो हल है वो हल रेखा जब खींचता है ज़मीन में, द सीड्स आर डिपॉजिटेड, उसी समय जो बीज हैं वो ज़मीन में डिपॉजिट किए जाते हैं, जी जमा कर दिए जाते हैं। एट द राइट डिस्टेंस, एक उचित डिस्टेंस के साथ, एक उचित दूरी के साथ में। एंड राइट डेप्थ, और उचित गहराई में। इन द सॉइल बाय द ड्रिल के जरिए वो उचित मात्रा में स्थापित कर दिए जाते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स यूजिंग सीड ड्रिल्स इज बेटर दैन ब्रॉडकास्टिंग एज द सीड्स आर सोन इन द रेगुलर इंटरवल्स एंड एट अ प्रॉपर डेप्थ। जो ये ड्रिल से सीड की बुआई का कार्य है ये ब्रॉडकास्टिंग से यानी कि मैनुअली करने से बेहतर है, क्योंकि ये एक उचित दूरी में और उचित गहराई में होता है। मोरेवर दिस मेथड ऑफ सोइंग
is much faster and economical in comparison to broadcasting। और इसके साथ साथ जो ये मेथड है बीजों की बुआई की वो तेज़ी से होता है और ये इकोनॉमिकल सस्ता भी पड़ता है मैनुअली के हिसाब से। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक। द सॉइल टेंड्स टू लूज nutrients and thus fertility once crops are harvested। सॉइल जो ज़मीन है वो अपने पोषक तत्व खत्म कर देती है और उसी के साथ में उसके उर्वरक क्षमता भी खत्म हो जाती है वंस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, जब एक फसल काटी जाती है। सॉइल न्यूट्रिशन नीड टू बी रिप्लेनिश्ड टू इंश्योर गुड क्रॉप फॉर फर्दर हार्वेस्ट साइकिल। सॉइल न्यूट्रिशंस जो पोषक तत्व हैं, ज़मीन के पोषक तत्व हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें पुनः इंश्योर किया जाए क्योंकि कार्य के लिए बेटर हार्वेस्ट साइकिल के लिए फर्दर हार्वेस्ट साइकिल के लिए उन्हें तैयार किया जाए। फार्मर्स ऑफ्टन यूज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। किसान खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं ज़मीन के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए। नाउ मैन्योर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो तैयार किया जाता है वो पौधों के अवशेषों और एनिमल के वेस्टेज को लेकर बनाया जाता है। प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट आर डम्प्ड इन पिट्स। जो पौधों के वेस्ट हैं, जो पौधों की वेस्ट और एनिमल जानवरों के वेस्ट हैं वो एक गड्ढे में डंप किए जाते हैं। दे आर अलाउड टू डिकम्पोज और उन्हें डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वंस एवरीथिंग डिकम्पोज मैन्योर इज़ रेडी। जब सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, तो खाद तैयार हो जाती है। द मटेरियल फॉर्म्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड कंपोस्ट। जो ये मटेरियल बनता है डिकम्पोजिशन के बाद, इसको कहते हैं कंपोस्ट खाद। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन। जो छोटे जीवाणु हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं डिकम्पोजिशन में। समटाइम्स फार्मर आल्सो ऐड earthworm to hasten the process of decomposition. This process is called composting। कुछ समय जो फार्मर हैं वो भी केचुओं का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। केचुओं का यूज़ करते हैं जिससे डिकम्पोजिशन जल्दी हो। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। कृत्रिम खाद मतलब कृमि खाद कहते हैं। नाउ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच आर मेड इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। जो पोषक तत्व पौधों के पोषक तत्व जो फैक्ट्रीज में बनते हैं उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर इज़ द केमिकल सब्सटेंसेस। ये एक केमिकल है, केमिकल सब्सटेंसेस केमिकल तत्व हैं। विच इज़ रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो एक किसी खास पोषक तत्वों के लिए उचित मात्रा, जिनमें कोई खास पोषक तत्व उचित मात्रा में होती है। यूरिया, एमोनियम सल्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium and super phosphate are some examples of fertilizers। ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं फर्टिलाइजर्स के। फर्टिलाइजर्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे हेल्प इन गेटिंग रिच हार्वेस्ट। फर्टिलाइजर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अच्छी मात्रा में कटाई के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ फुल ऑफ रिस्क। वैसे फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो रिस्क से भरा हुआ है। फर्टिलाइज़र टेंड टू रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है उसको कम करते हैं इन लॉन्ग रन, ज़्यादा समय के बाद। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स कैन आल्सो लीड टू ग्राउंड वाटर पॉल्यूशंस। जो फर्टिलाइज़र्स उर्वरक केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ है वो ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित करता है।
सम हार्मफुल केमिकल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आल्सो रीच ह्यूमन बॉडी। कुछ जो केमिकल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो मनुष्य शरीर को भी शरीर तक पहुंच जाते हैं थ्रू द फूड, खाने के जरिए। दिस केमिकल्स आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ये जो केमिकल हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ना फोर्थ इज इरिगेशन। द प्रोसेस ऑफ watering land to make it ready for the agriculture is called irrigation। ज़मीन को पानी देने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम खेती में सिंचाई कहते हैं। एट द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड अपॉन द क्रॉप, सॉइल एंड द सीजन। जो समय और जो मात्रा है सिंचाई की, वो डिपेंड करता है कि कौन सी फसल है, ज़मीन कैसी है और सीज़न कौन सा है। वाटर फॉर इरिगेशन इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल्स। जो सिंचाई के लिए पानी है वो वेल से लिया जाता है। रिजर्वेयर के, यानी कि रिजर्वेयर मतलब जलाशयों से लिया जाता है। रिवर्स नदियाँ, कनाल्स नहरें, ट्यूबवेल्स नलकूप एंड पॉन्ड्स मतलब ताल तालाबों से भी लिए जाते हैं। इरिगेशन शुड बी प्रॉपर। सिंचाई उचित होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ वाटर और स्कैरसिटी ऑफ वाटर बोथ आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप। पानी का ज़्यादा होना या पानी का कम होना दोनों फसल के लिए हार्मफुल हैं, खतरनाक हैं। एक्सक्यूसिव सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप रिजल्ट इन द कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉजिंग। ज़्यादा मात्रा में पानी का सप्लाई फसल को देना वो एक कंडीशन है जिसे हम वाटर लॉजिंग कहते हैं। द चांसेस ऑफ वाटर लॉजिंग इज़ मोर इन द फील्ड विथ क्लेल सॉइल। जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी ज़मीन होती है, उसमें वाटर लॉजिंग का खतरा ज़्यादा होता है। इफ़ वाटर लॉजिंग कंटिन्यूअस then it reduce the supply of air to the roots and stop growth of crop। अगर वाटर लॉजिंग ज़्यादा होती है तो वो फसल की जो जड़ है उसको हवा नहीं मिल पाती है, उसकी सप्लाई रुक जाती है। एंड स्टॉप ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और उसी के साथ फसल की ग्रोथ, फसल का विकास भी रुक जाता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल एंड थस डैमेज द क्रॉप परमानेंटली। वो क्या करता है कि जो नमक की मात्रा है ज़मीन में उसको भी बढ़ाता है, एंड जिसके कारण क्रॉप जो है, फसल जो है वो परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है। टू प्रिवेंट दिस डैमेज टू सॉइल, excess water is drained out from the field and this is drained out of the field। इस ज़मीन के इस खतरे को ज़मीन को इस खतरे से बचाने के लिए जो एक्सेस वाटर है, जो ज़्यादा पानी है, उसको फील्ड से, खेत से निकाला जाता है। एंड दिस इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगली फसल के लिए भी उसका पानी को निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समटाइम्स फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स accompanied बाय द रेन्स। कुछ समय कभी कभी तेज़ी से और मजबूत जो हवा होती है फॉर मैच्योर क्रॉप, जो पानी के साथ में वो फसल को गिरा देती है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड लॉजिंग एंड इट इज़ रिजल्ट इन पुअर प्रोड्यूस। इस जो प्रक्रिया को है उसको लॉजिंग कहते हैं, और उसके कारण जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया, रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इरिगेशन। ज़्यादा करके भारत के शहरों में नदियाँ ही सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। इन एरियाज विच आर फार फ्रॉम द रिवर, डैम्स एंड कनाल हैव बीन बिल्ड टू चैनलाइज वाटर। जो भाग नदियों से दूर हैं,
वहाँ पर डैम, बांध और नहरें बनाई गई हैं पानी को पहुँचाने के लिए। पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशंस। तालाब, ट्यूबवेल, कुएं और नलकूप भी सिंचाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी आइदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जो मेथड है इरिगेशन का वो या तो ट्रेडिशनल हो सकता है या तो नया मॉडर्न जो आधुनिक प्रक्रिया है उसके ज़रिए भी हो सकता है। नाउ सोर्सेस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशंस। ट्रेडिशनल मेथड यूटिलाइज कैपिटल और ह्यूमन लेबर। जो पुरानी पद्धति है वो उचित मात्रा में लेबर का यूज़ होता है ट्रेडिशन मेथड में। ऑल्दो दिस मेथड वेयर चीपर बट दे वेयर लेस एफिशिएंट। ये चूँकि ये चीपर है, सस्ता है, बट ये जो कम उपयोगी है। बट ये पद्धति जो है ट्रेडिशनल मेथड जो है वो कम उपयोगी है। फर्स्ट, करीन एंड डेकली। अ बकेट और द बोट शेप्ड कंटेनर इज अटैच्ड टू द लीवर to a lever. A lever is pushed by feet so that the bucket lifts water from the water reservoir. एक बोट के जैसा या नाव के जैसा या बकेट, एक टोकरी जैसा शेप का कंटेनर एक लीवर से अटैच होता है। दिस लीवर इज पुश्ड अप बाय फीट। और ये लीवर जो है वो पुश किया जाता है पैरों से। सो दैट द बकेट लिफ्ट्स वाटर, जिसके कारण बकेट जो है वो पानी उठाता है फ्रॉम द जलाशयों से। द वाटर इज थर्स चैनलाइज थ्रू द नैरो ड्रेन्स। और वाटर जो पानी है वो खेतों में पहुंचाया जाता है छोटे ड्रेन के जरिए, छोटे नालों के जरिए। दिस इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन फॉर स्मॉल फार्मर्स। यह सस्ता है छोटे किसानों के लिए। वाटर पम्प्स। मोटर ड्राइविंग वाटर पम्प्स आर वाइडली यूज्ड फॉर इरिगेशंस। मोटर ड्राइविंग वाटर पम्प्स, जो मोटर से वाटर पंप चलने वाले हैं वो ज़्यादा करके यूज़ किए जाते हैं सिंचाई के लिए। द वाटर पंप इज़ आइडियल फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। वाटर पंप बहुत ही उपयोगी हैं ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए। द पंप कैन बी ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी और डीजल इंजन। जो ये पंप हैं वो या तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलते हैं या डीजल इंजन से चलते हैं। इन मेनी विलेजेस गवर्नमेंट आल्सो इंस्टॉल्ड पंप्स सो दैट द होल विलेज कैन गेट इरिगेशन फैसिलिटी। ज़्यादा करके किसानों में गवर्नमेंट ने खुद ये पंप लगाए हैं जिससे कि पूरा गांव सिंचाई की सुविधा का उपयोग कर सके। थर्ड, राहत और वाटर व्हील। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्शियन व्हील। इसे ईरानी चक्र भी कहा जाता है। देयर इज़ अ वुडन व्हील, जो लकड़ी का, वहाँ पे एक वो लकड़ी का व्हील होता है, चक्र होता है। बकेट्स आर अटैच्ड नियर द रिम ऑफ द व्हील। जो बकेट हैं वो व्हील के पास अटैच किए जाते हैं, किए हुए होते हैं। व्हेन द वाटर व्हील मूव्स, जब ये वाटर व्हील घूमता है, बकेट्स लिफ्ट्स वाटर, बकेट जो है वो पानी उठाते हैं। एंड देन द वाटर इज़ रिलीज्ड इन ड्रेन, और पानी नालों में छोड़ दिया जाता है। द वाटर व्हील इज़ ऑपरेटेड बाय द एनिमल पावर। ये वाटर व्हील जो है वो जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। नाउ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन विथ acute water shortage, with acute water shortage prevailing in many areas। जैसा कि आप जानते हैं कि तीव्र पानी की कमी ज़्यादा करके एरियो ज़्यादा भागों में है। वी हैव टू अडॉप्ट मोर मॉडर्न मेथड। इसीलिए हमें ज़्यादा करके नए सिंचाई की पद्धतियों का उपयोग करना पड़ रहा है। दिस मेथड यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल मोटर्स
and thus use water more economically and efficiently. Some of these methods are, इस इन मेथडों को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिक मोटर इन मेथडों के ज़रिए इलेक्ट्रिक मोटरों का यूज़ करके वाटर को सस्ते तौर पे और अच्छी तरह से सप्लाई किया जाता है। और कुछ जो मेथड्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड जो है छिड़कने वाला तरीका, मतलब जिससे छिड़काव के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप, जिसमें एक मेन पाइप लगी होती है और टू विच मेनी पाइप्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज़, और उसके ज़रिए कई सारी पाइपें जो हैं सीरीज़ के तौर पर उसमें लगी होती हैं। दिस पाइप्स हैव रोटेटिंग स्प्रिंकल नोज़ल। ये पाइप जो हैं घूमते हुए छिड़कने वाले नोज़ल के साथ अटैच होते हैं। व्हेन वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू द टॉप ऑफ द मेन पाइप, जब पानी छोड़ा जाता है मेन पाइप के जरिए, इट एंटर्स इनटू द अटैच्ड पाइप, और वो अटैच पाइपों में से होते हुए कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंकल्स थ्रू द नोज़ल, और वो बाहर आता है स्प्रिंकल के जरिए। नोज़ल जो स्प्रिंकल के लिए नोज़ल लगे हैं उसके ज़रिए बाहर आता है। एट टाइम्स फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, इस तरह से ही उसका छिड़काव होता है। कुछ समय में फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स आल्सो मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रेड। इसी तरह से फर्टिलाइज़र, उर्वरक और जो केमिकल होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको भी मिक्स करके वाटर के ज़रिए स्प्रे किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज़फुल इन एरियाज़ वेयर वाटर इज़ अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक डेजर्ट। ये जो मेथड है ये बहुत ही उपयोगी है उन भागों में जहाँ पे पानी की काफ़ी कम्मत है, काफ़ी कमी है, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में। नाउ ड्रिप सिस्टम, द वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो इन ड्रॉप्स नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इस सिस्टम में वाटर, पानी को ड्रॉप के जरिए, बूंदों के जरिए पेड़ के, पौधों के रूट तक पहुंचाया जाता है। दिस सेव्स लॉस ऑफ वाटर, जिससे पानी की काफ़ी मात्रा में बचाव होता है। विच अदरवाइज एवोपरेट्स फ्रॉम द फील्ड। ठीक है जी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इन द प्लेसेस वेयर वाटर इज़ स्केयर। यह मेथड जो है सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है, सिंचाई का साधन है जहाँ पर पानी की कमी है। ना वीड एंड पेस्ट कंट्रोल्स, घास और पेस्ट कंट्रोल्स, कीटाणुओं से बचाव। नाउ new plants are most likely to be attacked by pest, disease and weeds which are unwanted plants in the field। जो नए पौधे हैं उन पे ज़्यादा अटैक होता है जीवाणुओं का और पौधों की बीमारियों का, और घास का, जो अनवांटेड प्लांट्स जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती है और वो फील्ड में खेत में उगाते हैं। दे कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वे क्रॉप के साथ क्रॉप के फसल के साथ में वाटर और पोषक तत्वों की लेने के लिए compete करते हैं, उनसे लड़ते हैं। When they compete with the plants for the nutrition and grow rapidly, they deprive the crops of essential nutrients। अगर वे पौधों के साथ में न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, वो लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके कारण फसल जो है, जो उचित, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उससे वो अधूरा रह जाता है। रिमूविंग ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। इन अनचाहे घासों को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम वीडिंग कहते हैं, यानी कि निराना कहते हैं। वीड्स आर आइदर रिमूव्ड बाय हैंड यूजिंग अ ट्रोवेल और अ हैरो। जो वीड्स, जो घास फूस हैं, जो अनवांटेड घास हैं, उनको निकालने का जो कार्य है वो
ट्रैवल और हैरो मतलब कन्नी या हींगा के जरिए किया जाता है। और द केमिकल्स वेडिसाइड्स मतलब या तो जो केमिकली छिड़काव करके घास फूस को जलाने का जो काम होता है उनके ज़रिए किया जाता है। नाउ दैट आर यूज टू टारगेटिंग द एंड किलिंग द वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द मेन क्रॉप्स। ये जो केमिकल्स हैं ये वीड्स को ख़त्म कर देते हैं बिना किसी नुकसान के, फसलों को बिना नुकसान दिए प्रदान किए हुए। अमेंथ्रस Amaranthus and Chenopodium आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स। एमरंथम्स और सेमोपोडियम्स जो हैं वो वीड्स के, जंगली घास के एग्जाम्पल्स हैं। पेस्ट आर ऑर्गेनिजम्स लाइक रैट्स, वीविल्स, बोरर्स etc विच आर अटैक प्लांट्स। पेस्ट जो कि जो कीटाणु हैं जीवों जैसे, जो रैट है जैसे रैट हैं, घून हैं, और लकड़ी को काटने के जो कीड़े होते हैं बोरर हैं etc, ऐसे वो प्लांट पे इफेक्ट डालते हैं। बिसाइड्स लार्जर एनिमल्स लाइक रोडेंट्स, कैटल, बर्ड्स etc ईट अवे द क्रॉप्स। इसके अलावा लार्ज एनिमल्स बड़े जानवर जो हैं जैसे काटने वाले कुतरने वाले जानवर और मवेशी हैं वे, और पक्षी भी क्रॉप को खाकर उसकी बर्बादी करते हैं। सो फार्मर हैज़ टू सेव द क्रॉप फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पेस्ट। सो इसीलिए किसानों को अपनी फसल को बचाना है हर तरह के जीवों से। फेंसिंग द फील्ड यूजिंग scarecrows or using chemical pesticides have been practiced by the farmers। ना जो घेराबंदी का कार्य है, ज़मीन को, खेती को घेराबंदी का कार्य है, वो पक्षियों को और या तो पक्षियों को डराने के लिए जो पुतले लगाए जाते हैं, और केमिकल पेस्टिसाइड्स या तो केमिकल का छिड़काव करके भी फार्मर को अपनी फसल को बचाना पड़ता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स लाइक DDT दो इफ़ेक्टिव आर पॉइजनिशियस एंड देयरफॉर। केमिकल पेस्टिसाइड जो DDT है वो इफ़ेक्टिव तो है बट वो जहरीला भी है, इसीलिए शुड बी यूज्ड विद द कॉशंस। इसलिए उसका यूज़ जो है वो बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। दे आर सोर्सेस ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर कंटेमिनेशंस। वे जो हैं कंटेमिनेशंस के जो है दूषित करते हैं सॉइल को, ज़मीन को, पानी को और हवा को दूषित करते हैं। दे आर स्प्रेड ओवर द फील्ड्स आइदर बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। उनका छिड़काव जो है या तो हाथों से उपयोग में आने वाली मशीन के ज़रिए किया जाता है, या जो कम मात्रा में एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनके ज़रिए किया जाता है। वन शुड हाउएवर ओवर वन सेल्फ प्रॉपरली वाइल स्प्रेइंग। इस चीज़ का बराबर ध्यान देना चाहिए कि अपने शरीर को कवर वन सेल्फ प्रॉपरली, जब छिड़काव करना हो तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढकना चाहिए। नाउ sixth point is harvesting. When the seeds ripen on the plants, they are cut with the help of the sickle and gathered from the field. जब फसल पक जाती है तो उनको हंसुआ या दरांती के जरिए काटा जाता है और फील्ड से उठा के बाहर इकट्ठा किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैथरिंग ऑफ अ मैच्योर क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो ये प्रोसेस है काटने का और फसल को गैथर करने का, इकट्ठा करने का, इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं, इसको कटाई का कार्य कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टाक्स बाय थ्रेशनिंग।
हार्वेस्टिंग कटाई के बाद जो ग्रेन है, जो फसल है, जो अनाज है, उसको डंडे से अलग किया जाता है थ्रेसिंग के जरिए। दिस इज़ डन बाय बीटिंग द कट स्टाक अगेंस्ट अ हार्ड फ्लोर। ये जो थ्रेसिंग का कार्य है, ये डंठल को पीट पीट कर किया जाता है एक हार्ड फ्लोर से। इन द लार्ज फार्म्स, बड़े खेतों में मैकेनिकल थ्रेशर आर यूज्ड। बड़े खेतों में मैकेनिकल थ्रेशर यूज़ किया जाता है। दिस स्प्रेड ग्रेन्स फ्रॉम द पीसेस ऑफ स्ट्रॉ एंड हस्क कॉल्ड कॉल्ड चाफ। ये जो केमिकल थ्रेशर द्वारा किया जाता है, वो ग्रेन को, अनाज को भूसा से अलग कर देता है। भूसा जो अवशेष बच जाते हैं डंडों के, उनसे अलग कर देता है। द चाफ बीइंग लाइटर इज ब्लोन अ लिटिल फार अवे बाय द विंड एंड द ग्रेन्स विच बीइंग हैवियर फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड। जो भूसा है वो लाइटर होता है, वो हल्का होता है, तो वो कुछ दूर जाके गिरता है। और जो अनाज होता है वो हैवी होता है, तो वो सीधा नीचे गिर जाता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द होल गेन बाय दे आर सेपरेटेड बाय द होल गेन बाय विनोइंग इन विंड। तो उसाई करके पूरे अनाज को भूसा से अलग कर दिया जाता है, द अवशेषों से अलग कर दिया जाता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड। जो कटाई के बाद जो जो फसल पैदा होती है, उसको क्रॉप यील्ड कहते हैं। उसे उम, उसे फसल की पैदावार कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन आइदर मैनुअली और सिकल सिकल और यूजिंग अ मशीन कॉल्ड अ कंबाइन हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग, कटाई का जो कार्य है, वो मैनुअली भी किया जाता है बाय यूजिंग हंसुआ और दराती यूज़ करके भी, और मशीन यूज़ करके भी हार्वेस्टिंग का काम किया जा सकता है। कंबाइन हार्वेस्टर combines the complete all the process of harvesting such as reaping, threshing and winnowing। जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो सारे कार्य एक साथ करता है। उसमें कटाई, थ्रेशनिंग का भी कार्य है, और विनोइंग, अलगाव का भी कार्य, उसाई का भी कार्य हो जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्टोरेज। नाउ not all the grains produced after one harvest can be used at one go। एक ही बार में सारा जो प्रोड्यूस किया हुआ अनाज है वो यूज़ में नहीं होता है। सो मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज़। इसलिए जो ज़्यादा भाग है उसका, उसको स्टोर करने की ज़रूरत होती है। टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, rodents and microorganisms, there should be a proper storage of grains। इन नमी, इंसेक्ट, जानवरों से और चूहों वगैरह से और छोटे जीवाणुओं से बचाने के लिए अनाज का भंडारण करना बहुत ज़रूरी होता है। टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, फ्रेश ग्रेन्स आर यूजुअली सन ड्राइड। सो जो उसमें नमी होती है, एक्सेस नमी होती है, उसको ग्रेन को सन ड्राइड, मतलब सन के धूप से ड्राई किया जाता है। इन ट्रेडिशनल मेथड, पुराने परंपरा के हिसाब से, सिलोज आर यूज्ड फॉर ग्रेन स्टोरेज। साइलोज आर यूज्ड मतलब कुठला या बुखारी यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड पे अनाज को स्टोर करने का। सलोज आर यूज सलोज साइलोज आर यूजली मेड ऑफ स्प्लिट बाम्बू एंड कोटेड विद द लेयर ऑफ क्ले। साइलोज जो हैं वो अलग अलग बाम्बू से, अलग अलग बांसों से बनाए जाते थे, और उस पर चिकनी मिट्टी की का लेयर लगा दिया जाता था। ड्राइड नीम लीव्स। Nowadays grains are also stored in metallic containers। आपके समय में जो अनाज है वो मेटेलिक कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। फार्मर्स पुट ड्राइड नीम लीव्स इन स्टोर ग्रेन्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
किसान जो हैं वो सूखे नीम के पत्तों का यूज़ करते हैं अनाज में, जिससे कि छोटे छोटे कीड़ों और छोटे कीड़ों से बचाने के लिए, कीड़ों से छोटे कीड़ों की ग्रोथ को बचाने के लिए नीम के पत्तों का यूज़ किया जाता है। स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट इज़ अप्लाइड व्हेन ग्रेन्स आर stored in big warehouses। स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट, अगर जब अनाज को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर केमिकल का यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए। ना इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड,